हेलो स्टूडेंट्स, जेनेटिक्स ये सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये तो समझो लाइफ का इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, एक ब्लूप्रिंट। इस एक्सप्लेनर में हम इस मैनुअल के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिकोड करने वाले हैं, जिससे आपके नीट और बोर्ड एग्जाम्स में सक्सेस की गारंटी हो। चलो एक सिंपल से सवाल से शुरू करते हैं। आपने कभी सोचा है कि आम के बीज से हमेशा आम का पौधा ही क्यों उगता है, या एक बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही क्यों होता है? ये सिंपल सा सवाल हमें लाइफ के सबसे बड़े मिस्ट्री की तरफ ले जाता है। आखिर ये ट्रेड्स, ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी तक जाते कैसे हैं? तो इस चैप्टर का रोड मैप क्या है? देखो, हम इसे लॉजिकली 5 सिंपल पार्ट्स में कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक्स से शुरू करके हम आपके कॉन्सेप्ट्स को स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम उस इंसान की बात करते हैं जिसे हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं, जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसकी नींव रखी। उनका नाम है ग्रेगर मेंडल। मेंडल का सबसे बड़ा जीनियस उनके सब्जेक्ट की चॉइस में था, मटर के पौधे। उन्होंने 7 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी किया, और पता है खास बात क्या थी? हर कैरेक्टरिस्टिक के 2 बिल्कुल साफ अपोजिट फॉर्म्स थे, या तो लंबा या बौना, या तो गोल या झुर्रीदार, बीच का कुछ भी नहीं था। और इसी क्लियर कट डिफरेंस की वजह से वो अपने रिजल्ट्स को बिल्कुल एक्यूरेटली काउंट कर पाए। अब चलिए उन फंडामेंटल रूल्स या लॉज को समझते हैं जो मेंडल ने अपने इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद डिस्कवर किए। यही जेनेटिक्स का कोर है। सबसे पहले हम समझेंगे कि एक जीन कैसे इनहेरिट होता है। इसके लिए हम एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। मतलब हमने 2 ऐसे पेरेंट्स लिए जिनमें सिर्फ एक कैरेक्टर का फर्क था, जैसे एक लंबा मटर का पौधा और एक बौना पौधा। चलो देखते हैं इनके बच्चों यानी F1 जनरेशन में क्या होता है। ओके, रिजल्ट्स को एनालाइज करने से पहले चलिए जेनेटिक्स की एबीसी सीख लें। ये 3 टर्म्स एलील, जीनोटाइप और फिनोटाइप एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। एलील मतलब एक ही जीन के डिफरेंट फॉर्म्स, जीनोटाइप मतलब अंदर का जेनेटिक कोड क्या है, और फिनोटाइप मतलब वो फिजिकली दिखता कैसा है। तो आगे की जनरेशन्स में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, ये प्रिडिक्ट कैसे करें? इसके लिए एक बहुत ही अमेजिंग टूल है पनेट स्क्वायर। ये हमें ऑफस्प्रिंग के सारे पॉसिबल जीनोटाइप्स दिखाता है। और यहां देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। F1 जनरेशन में जो बौनेपन का T एलील छिप गया था, वो F2 जनरेशन में वापस आ गया। तो इस क्रॉस का सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? हमें लंबे और बौने पौधों का एक बिल्कुल साफ 3:1 का फिनोटाइपिक रेशियो मिलता है। ये एक मैजिक नंबर है, इसे आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, एक जीन का फंडा तो क्लियर हो गया, पर क्या होता है जब हम 2 जीन्स को एक साथ ट्रैक करते हैं? मान लो सीड का कलर भी और सीड का शेप भी। इसके लिए हम डायहाइब्रिड क्रॉस को देखेंगे। और इस क्रॉस का रिजल्ट है मेंडल का दूसरा लॉ, द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका मतलब है कि एक कैरेक्टर का इनहेरिटेंस दूसरे कैरेक्टर के इनहेरिटेंस पर डिपेंड नहीं करता है, और ये हमें देता है एक क्लासिक डायहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1। इस रेशियो को अपने दिमाग में लॉक कर लो। तो मेंडल ने नींव तो रख दी, पर जेनेटिक्स की बिल्डिंग बहुत बड़ी है यार। अब हम कुछ ऐसे केसेस देखेंगे जहां मेंडल के रूल्स सीधे सीधे फॉलो नहीं होते। यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। एक तरफ है मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस, जहां एक अलील पूरा बॉस होता है और दूसरे को छिपा देता है। दूसरी तरफ है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जहां कोई भी अलील पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं होता और एक नया बीच का यानी ब्लेंडेड रिजल्ट सामने आता है। अब जरा इन इमेजेस को ध्यान से देखिए। मटर के फूल में पर्पल व्हाइट पर पूरी तरह डोमिनेट कर गया, लेकिन स्नैपड्रैगन में देखो क्या हो रहा है। एक लाल और एक सफेद फूल मिलकर एक नया ही रंग बना रहे हैं, गुलाबी। यहां ब्लेंडिंग हो गई। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ह्यूमंस में एबीओ ब्लड ग्रुप्स का केस तो और भी इंटरेस्टिंग है। ये को डोमिनेंस का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। यहां IA और IB अलील्स दोनों पार्टनर्स की तरह हैं, दोनों एक साथ एक्सप्रेस करते हैं। साथ ही ये मल्टीपल अलील्स का भी केस है, क्योंकि एक कैरेक्टर यानी ब्लड ग्रुप के लिए 2 से ज्यादा एलील्स IA, IB और स्मॉल i पॉपुलेशन में मौजूद हैं। अच्छा, हम इतनी देर से मेंडल के फैक्टर्स या जीन्स की बात कर रहे हैं, पर ये आखिर हैं कहाँ? सेल के अंदर इनका एड्रेस क्या है? चलिए इन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को उनके फिजिकल लोकेशन से कनेक्ट करते हैं। सटन और बोवेरी ने एक ब्रिलियंट ऑब्जर्वेशन की। उन्होंने देखा कि मियोसिस के टाइम क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर होता है वो मेंडल के फैक्टर्स या जीन्स के बिहेवियर के बिल्कुल पैरेलल चलता है, और इसी ऑब्जर्वेशन से जन्म हुआ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस का। बेसिकली जीन्स क्रोमोसोम्स पर रहते हैं।
हर थियरी को प्रूफ चाहिए होता है, राइट? इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया थॉमस हंट मॉर्गन ने, फ्रूट फ्लाइज पर काम करके। उन्होंने लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया। जब जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर पास पास होते हैं तो वो आज़ाद नहीं होते, बल्कि एक ग्रुप की तरह एक साथ इनहेरिट हो जाते हैं। चलिए, अब इन सारे प्रिंसिपल्स के रियल वर्ल्ड इम्प्लीकेशंस को एक्सप्लोर करते हैं। अब हम समझेंगे कि जब हमारे जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आते हैं, यानी म्यूटेशंस होते हैं, तो उससे क्या-क्या डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। हाँ, हम इंसानों पर तो मेंडल की तरह एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर सकते, तो हम ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को स्टडी कैसे करें? इसके लिए हम एक बहुत ही पावरफुल टूल यूज करते हैं, पेडिग्री एनालिसिस। ये एक फैमिली ट्री की तरह है जो हमें कई जनरेशन्स तक एक ट्रेट के इनहेरिटेंस पैटर्न को ट्रेस करने में हेल्प करता है। यहाँ देखिए, एक सिंगल पॉइंट म्यूटेशन का असर डीएनए के कोड में सिर्फ एक लेटर के बदलने से हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में गलती हो जाती है, और इस छोटी सी गलती का नतीजा रेड ब्लड सेल्स का शेप ही बदल जाता है, जिससे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ठीक से नहीं हो पाता, और इससे होती है एक गंभीर बीमारी, सिकल सेल एनीमिया। कभी कभी प्रॉब्लम एक छोटे से जीन में नहीं, बल्कि पूरे के पूरे क्रोमोसोम के नंबर में होती है। इसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, जिससे जीनोटाइप XXY हो जाता है, जबकि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम मिसिंग होता है, यानी XO। तो ये थे द प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लेकिन जेनेटिक्स की कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, ये तो अभी शुरू हो रही है। असली सवाल और सबसे बड़ा चैलेंज ये है, अब जब हमें लाइफ का ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल गया है, तो हम इस प्रोफाउंड नॉलेज को जिम्मेदारी से कैसे इस्तेमाल करेंगे? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं।